स्टार्ट करते हैं। लास्ट हम पढ़ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया तक, अब कनाडा। हमने सुना पढ़ा फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम कौन से एक्ट से लिया था, कहां से लिया था? 1935 के एक्ट से। अब फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से। रेजिडुअरी पावर्स, हिंदी में कहूं तो अवशिष्ट शक्तियां। टू बी विद द सेंटर, इसका मीनिंग समझिए। हमने शेड्यूल 7 पढ़ी, यानी अनुसूची 7। इसमें हमने 3 लिस्ट देखी, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट होंगे उन पर लॉ मेकिंग कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इन पर स्टेट गवर्नमेंट और इन पर कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब दोनों कर सकते हैं। इन केस फ्यूचर में कोई ऐसा इश्यू जनरेट हो जाए जिनके बारे में पहले से ही इस लिस्ट में नहीं लिखा हो, जैसे मैंने बताया कि अगर सडन मोबाइल से कुछ नया कुछ होने लग जाए क्राइम, और उससे रिलेटेड कोई है नहीं चीजें, या ये सपोज कीजिए कि जैसे पहले मोबाइल नहीं था, उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब वो टेक्नोलॉजी आई तो वो कहीं तो यूज हुई होगी। या अचानक से पता चलता है कि नया कोई आसमान से कोई ये जो एलियन टाइप के आते हैं, एलियन अटैक करते हैं, तो अब एलियन को कंट्रोल करने के लिए कुछ नया लॉ बनाना पड़े। तो मतलब ऐसा कोई इश्यू आ जाए अचानक जो इन तीनों लिस्ट में मेंशन ना हो, तो उस इश्यू को बोलेंगे रेजिडुअरी पावर, यानी उस इश्यू पर भी लॉ बनाने की पावर, रेजिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्ति। तो वो रेजिडुअरी पावर किसे रहेगी? वो सेंटर को रहेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ बना सकती है, स्टेट उस पर लॉ नहीं बना सकता। क्लियर हुआ? जो 3 चीजों में नहीं है उससे रिलेटेड पावर लॉ बनाने की, उसे क्या बोलेंगे? रेजिडुअरी पावर। अवशिष्ट शक्तियां मतलब बची हुई शक्तियां, वो किसके पास रहेंगी? सेंटर के पास। और ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? कनाडा से। क्लियर है? नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। हमने गवर्नर पीछे लिया था, गवर्नर है जो, कहां से लिया था? 1935 के एक्ट से, कि गवर्नर रहेंगे, अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? देखिए, अब हमने देखा हमारे यहां पर सेंटर में ऊपर रहेगा प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट के अंडर काम करेंगे प्राइम मिनिस्टर। स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट में गवर्नर होंगे, यानी राज्यपाल होंगे, और राज्यपाल के अंडर काम करेंगे सीएम। अब देखिए, हम देखेंगे आगे कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है, मतलब उनका इलेक्शन होता है एमपी के तौर पर, और बाद में उन्हें सीएम पीएम अपॉइंट किया जाता है। तो मतलब देखा जाए तो ये भी पब्लिक इनको इलेक्ट करती है। प्रेसिडेंट है वो भी इनका इलेक्शन होता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ये। इसी तरह से सीएम भी एमएलए के तौर पर इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं, और बाद में इनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन गवर्नर को कोई इलेक्शन नहीं होता। जैसा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ऐसे गवर्नर के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है। फर्क समझ में आया? प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा सेंटर में, लेकिन स्टेट में गवर्नर का इलेक्शन नहीं होगा, उसे अपॉइंट किया जाएगा। अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, ऑन प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन एक्चुअल में कौन करता है उसे? सेंटर गवर्नमेंट। तो क्लियर हुआ?
गवर्नर है उसकी पोस्ट हमने ली है 1935 के एक्ट से, लेकिन गवर्नर कैसे काम करेगा, मतलब उसका इलेक्शन होगा, अपॉइंट होगा, नॉमिनेशन होगा, तो कैसे होगा उसका अपॉइंट होगा, कौन अपॉइंट करेगा उसे, सेंटर अपॉइंट करेगा। क्लियर है? क्यों करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, सॉरी सेम है ये तो। अब कनाडा के बाद में हम देखें साउथ अफ्रीका। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। प्रोविजंस ऑफ द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, संशोधन की जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है आर्टिकल 368 में, अनुच्छेद 368 में दिया है। तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। उस प्रोसीजर को हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका से। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। तो अब तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो सबसे पहले पढ़ा था कि कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे यहाँ। इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 0 पढ़ा था, और करंट में 106, 106 पढ़ा था। नेक्स्ट, प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। तो राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन कैसे होंगे, वो प्रोसीजर भी हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका से। जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, एमएलए। देखो, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, राज्यसभा एंड लोक सभा। लोक मतलब पीपल, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें जनता वोट देती है, उसे क्या बोलेंगे, लोकसभा। जिसमें राज्य वोट देते हैं उसे क्या बोलेंगे, राज्यसभा। अब राज्य में कौन वोट देगा, जनता वोट नहीं देगी, पब्लिक वोट नहीं देगी, राज्य में एमएलए वोट देंगे। कौन देंगे, एमएलए। और एमएलए को वोट कौन देगी, पब्लिक। और यहां पब्लिक डायरेक्ट दे रही है वोट, इसलिए इसका इलेक्शन कैसा है, डायरेक्ट इलेक्शन। और इसका कैसा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। लोकसभा और राज्यसभा का मीनिंग समझ में आ गया। लोकसभा मतलब लोग यानी पब्लिक वोट देंगे, राज्यसभा मतलब राज्य यानी स्टेट वोट देगा, तो स्टेट में कौन देगा, एमएलए वोट देगा। ठीक है, तो मतलब उनका प्रोसीजर क्या रहेगा, वो भी किससे लिया है हमने, साउथ अफ्रीका से। देन फ्रांस। फ्रांस में देखिए, रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और इंडिया बिकम रिपब्लिक ऑन 26 जैन 1950। हमारा देश गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। अब रिपब्लिक या गणतंत्र का मीनिंग क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है, मैंने बताया भी था ये। रिपब्लिक का मतलब है टॉप हेड, या टॉप भी ना बोलूं, सीधा बोलूं हेड। हेड ऑफ द नेशन शुड बी इलेक्टेड। देश का जो प्रमुख है वो निर्वाचित होना चाहिए, इलेक्शन से चुना जाना चाहिए। क्लियर है, मतलब वो बाय बर्थ ना हो। सेकंड, दूसरा होता है कि कोई भी, एनीबडी कैन रीच अप्रोच टू दैट पोस्ट। कोई भी व्यक्ति इस पद पर पहुंच सकता है, मतलब यहां बाउंडेशन नहीं है कि वो उस कास्ट से है या उस रिलीजन से है तो उस पद तक नहीं बन सकता। मतलब कोई भी पर्सन जो उस कंट्री का है वो इस पोस्ट तक पहुंच सकता है। रिपब्लिक, समझ में आया। तो ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, फ्रांस। नेक्स्ट देखें, आइडियाज। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये वर्ड हमको मिलेंगे प्रियम्बल में। जब हम आगे प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो वहां ये 3 वर्ड मिलेंगे, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, और फ्रेटर्निटी भाईचारा या बंधुता। तो ये जो कंसेप्ट है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये कंसेप्ट लिया गया है
फ्रांस से, और एक्चुअल में फ्रांस में 1789 और इसको बोलूं 14 जुलाई, यहां पर एक रिवॉल्यूशन हुई थी, क्रांति हुई थी। क्रांति कहां पर हुई थी? फ्रांस में। कब हुई थी? 14 जुलाई को। एक फोर्ट था बास्टील फोर्ट, उस पर अटैक किया था वहां की पब्लिक ने, है ना, उसे लूट लिया था, वेपन्स वगैरह हथियार जो वहां के लूट लिए थे। तो फ्रांस में अभी भी 14 जुलाई को नेशनल डे, राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो फ्रांस का नेशनल डे या राष्ट्रीय दिवस कब है? 14 जुलाई, 14 जुलाई, जैसे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, ऐसा वहां 14 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। 1789, 789, ये ईयर हमने पीछे भी कहीं पढ़ी है, कहां पढ़ा था? 1789 में पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका तैयार हुआ था, वो भी इसी साल में था। तो अमेरिका उस साल अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कर रहा है, संविधान बना रहा है, और उसी साल फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रहा है, क्रांति हो रही है। ठीक है, तो इस रिवॉल्यूशन से आइडियाज जनरेट हुए। तो वो आइडियाज कौन से थे? वही आइडियाज थे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। तो इन आइडियाज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां शिफ्ट किया? प्रीएम्बल में। समझ में आ गया? तो 3 शब्द ये हमारी प्रस्तावना में हम आगे पढ़ेंगे प्रीएम्बल में। तो कहां से मिलेंगे ये? फ्रेंच। नेक्स्ट, रसिया। इसे हम आजकल रसिया बोलते हैं, लेकिन रसिया यानी रूस। इससे पहले 1990 तक ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज था, देशों का समूह था। तब इसे बोलते थे यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। क्लियर है? तो उस समय हमने जब लिया था तब ये सोवियत यूनियन था, और आज क्या है? ये रसिया है। यहां से क्या लिया हमने? फंडामेंटल ड्यूटीज। ये है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में। अब याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए थे? यूएसए से, यूएसए से ले लिए। पार्ट 4 टीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये कहां से लिए थे? आयरलैंड से। अब पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कहां से ले रहे हैं हम? रसिया से। और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से 3 आइडियाज लिए थे, कौन कौन से? लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, और फ्रेटर्निटी बंधुत्व, भाईचारा। वो लिए थे, कहां से लिए थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ऐसे ही सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हमारी प्रीएम्बल में लिया गया है रशियन रिवॉल्यूशन से, रूस की क्रांति से। और ये रूस की क्रांति हुई थी 17 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, इसी बीच में ये रिवॉल्यूशन हुई। कहां पर हुई? रशिया में। और रसिया में से हमने ये 3 वर्ड ले लिए। सोशल मतलब सोसाइटी में जस्टिस मिले, यानी ऐसा ना हो कि कोई सोसाइटी में बहुत रिच है तो उसे स्पेशल रेस्पेक्ट मिले, कोई गरीब है तो उसे रेस्पेक्ट ना मिले। इकोनॉमिक, ऐसा ना हो कि पैसे की वजह से कोई आदमी, सोशल को हम दूसरे एंगल से समझें। सोशल को मतलब है कि कोई अपर कास्ट का है तो उसे ज्यादा रेस्पेक्ट मिले, लोअर कास्ट का है तो उसे ना मिले। इकोनॉमिक का मतलब है कोई ज्यादा रिच है तो उसे रेस्पेक्ट मिले, कम को ना मिले। इसी तरह पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल पावर में है तो उसे ज्यादा रेस्पेक्ट मिले, और नहीं है तो उसे ना मिले। तो मतलब इस तरह का नहीं होना चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए इन 3 पॉइंट्स पर। ठीक है, ये भी हमारी प्रीएम्बल में हमें कहां से मिलेगा? रसिया से। तो मतलब हम प्रीएम्बल में ये 3 वर्ड पढ़ने वाले हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो क्लिक करेगा ब्रेन, कहां से लिया है? रसिया से लिया है। और लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी अगर इनकी बात करता है तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। जर्मनी,
इमरजेंसी प्रोविजंस। अब इंडिया में हम आगे पढ़ेंगे, हमारे यहाँ टू इमरजेंसी, तीन इमरजेंसी है वैसे तो, आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 356। अब इसमें से जो 352 है ये नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल। देश पर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई कंट्री अटैक कर दे इंडिया पर, या इंडिया को किसी कंट्री पर अटैक करना पड़ जाए, या इंडिया के अंदर कोई रिबेलियन हो जाए, मतलब कोई विद्रोह हो जाए देश में, है ना, नक्सलाइट कोई काम कैसा कर दें, या कहीं पब्लिक अचानक से भड़क जाए, तो ऐसी सिचुएशन में कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस क्या रहेंगे, वो प्रोविजंस हमने कहां से लिए हैं? जर्मनी से। अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है मैं आपको समझाता हूं। यहां हमने क्या लिया है? यूनियन है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर। और बहुत सारे हमारे पास स्टेट है। अब हमने शेड्यूल 7 में पढ़ लिया है, 7वीं अनुसूची में हमने पढ़ लिया है कि इन सबके पास अलग अलग पावर है। ये स्टेट लिस्ट पर लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, ये यूनियन लिस्ट पर बना सकते हैं, और कनकरेंट लिस्ट पर दोनों बना सकते हैं, समवर्ती सूची पर लॉ बना रहे हैं, सब चीजें स्मूथ चल रही हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अब कंट्रोल करने का सिस्टम देखिए, यहां पर राज्य में एक बैठा रखा है गवर्नर। गवर्नर जो किसने बैठाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और स्टेट में काम कर रहे हैं आईएएस और आईपीएस। इनको रिक्रूटमेंट किसने किया है? यूपीएससी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्रूट किया है, और पोस्टिंग कहाँ है उनकी? स्टेट में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्रूट किया है, अपॉइंट किया है, और प्रेसिडेंट गवर्नर की पोस्टिंग कहाँ है? स्टेट में। अब कभी ऐसा प्रोविजन हो जाए कि नेशनल इमरजेंसी हो जाए, देश में कोई परेशानी हो जाए, या स्टेट बोले कि मैं तो आपके साथ ही नहीं रहना चाहता हूं, स्विच करना चाहता हूं, जैसे तमिलनाडु बोले कि मुझे इंडिया में नहीं रहना, बंगाल बोले मुझे इंडिया में नहीं रहना, तो अब उस स्टेट को कंट्रोल कैसे करना है? तो उसका स्टेट में जैसे इमरजेंसी लगाई जाएगी, गवर्नर वहां ऑलरेडी बैठा हुआ है, आईएएस आईपीएस बैठे हुए हैं, तुरंत उसको सेंटर कंट्रोल कर लेगा। तो मतलब इंडिया में नॉर्मल तो हम यूनियन हैं, मतलब देयर इज ए डिवाइडेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन सेंटर, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में वैसे तो शक्तियों का विभाजन है, लेकिन इमरजेंसी अगर कभी होती है तो हमारा कंट्री है जो यूनियन नहीं रहेगा, सेंटर पावरफुल हो जाएगा। तो अब समझ में आया कि हमारे स्टेट की कंट्री की कैसी कंडीशन है। मतलब वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, लेकिन जब भी इमरजेंसी होगी तो पावरफुल कौन हो जाएगा? सेंटर। सारी पावर स्विच हो जाएंगी सेंटर की तरफ, ताकि कंट्री है जो मेंटेन रहे, डिवाइड ना हो सके। समझ में आ गया? ऐसी कंडीशन इमरजेंसी जो भी प्रोविजन होंगे वो कहां से लिए हैं? जर्मनी से, जिससे सेंटर को स्ट्रांग बनाया जा सके। जैसे हमने पीछे पढ़ा रेजिडुअरी पावर, वो भी सेंटर को स्ट्रांग बनाती हैं, कि इमरजेंसी कोई आती है ऐसी, और कोई नया लॉ क्रिएट करना पड़े जो पहले से है नहीं, तो वो भी कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जापान। अब देखिए जापान, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन हो। मतलब जैसे मैंने जमीन के इश्यू में बताया था कि किसी की जमीन रोड पर आ गई, तो अब ऐसा नहीं है कि बस रोड निकाल दिया सीधा, एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कोई क्रिमिनल है, ये पता चल गया कि इसने मर्डर किया है, पता है मर्डर कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत पुलिस उसे गोली मार दे, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पुलिस है जो केस रजिस्टर करेगी, एक फाइल कोर्ट में सबमिट करेगी, कोर्ट में ट्रायल चलेगा, जो क्रिमिनल है, ऑफेंडर है, उसे भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बात बोलने की, वो भी अपना पक्ष रखेगा, जज सुनेगा, उसके बाद डिसीजन करेगा। डिसीजन करने के बाद अगर वो फांसी देता है तो फांसी के बाद भी प्रोसीजर है कि जिसको फांसी दी है वो अपील कर सकता है। मतलब खूब पता है कि इसने मर्डर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और ये किससे लिया गया है? जापान से, जिससे कोई आदमी ऐसा ना हो कि तुरंत ही जज बन जाए, है ना। हर चीज का एक लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट कहां से लिया है हमने? जापान से लिया है। फर्स्ट पॉइंट, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम।
संघीय शासन तंत्र। सेकंड, रेजिडुअरी पावर्स टू बी विद द सेंटर, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। अब ये नीचे मत उतारिएगा, पहले क्या लिखा, अब नीचे ब्रैकेट में लिखिए रेजिडुअरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां डैश सब्जेक्ट्स those do not lie oblique mentioned, those don't lie oblique mentioned in union list, state list and concurrent list। हिंदी में लिखिए अवशिष्ट शक्तियां डैश करके ऐसे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल ना हो। तो अब रेजिडुअरी पावर का मीनिंग समझ में आ गया, जो उन तीन में लिस्ट में नहीं है वो रेजिडुअरी पावर है, उस पर लॉ बनाने की कैपेसिटी किसके पास है, सेंटर के पास। देन नेक्स्ट लिखें, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा। अब ये चीज क्लियर हुई कि गवर्नर को सेंटर क्यों अपॉइंट करता है, क्योंकि इमरजेंसी में उससे कंट्रोल करना है स्टेट को, इसलिए सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि है वो किसमें, स्टेट में। देन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, प्रोविजन ऑफ द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रैकेट आर्टिकल 368, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ब्रैकेट में अनुच्छेद 368। नेक्स्ट, प्रोविजंस रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा के सदस्यों का के निर्वाचन की प्रक्रिया या के निर्वाचन का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान। अब ये चीज क्लियर है कि राज्यसभा के मेंबर हैं जिनको कौन इलेक्ट करता है, एमएलए। सीधा सा मतलब है कि वो राज्य को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब छोटी सी चीज हम यहां समझें कि हमने ये पढ़ा कि पार्लियामेंट है, यहाँ ये पढ़ा पार्लियामेंट है और हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है। आगे चलकर हम देखेंगे कि ज्यादातर जो पावर हैं वो लोकसभा को है। लोकसभा को क्यों है, मैंने साथ सीधा बताया कि जहां भी मनी, पैसे की पावर होगी वो उसी हाउस को दी जाएगी जिसमें पब्लिक डायरेक्ट चुनती है, क्योंकि पब्लिक का ही पैसा है तो फाइनेंशियल पावर इसके पास ज्यादा रहेंगी। गवर्नमेंट भी इसी में से बनती है। जब ज्यादातर पावर ये हैं तो इसकी नीड क्या है, इसकी नीड क्या है राज्यसभा की। राज्यसभा तक ज्यादातर बिल्स को रोक नहीं सकती, आगे पढ़ेंगे तो बहुत कम पावर है इसके पास। लेकिन इसे क्यों बनाया गया है, इसे माना गया है कि ये सीनियर हाउस है, ज्यादा एक्सपीरियंस लोग यहां पर हैं, तो ये नए बच्चे जल्दबाजी में कोई ऐसा लॉ ना बना दें जिससे देश को नुकसान हो या वो लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो
तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए ये हाउस दिया गया है, ताकि सीनियर लोग उन्हें सजेस्ट कर सकें। एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये है कि हमारा कंट्री कैसा है, यूनियन है, जिसमें सेंटर है और स्टेट है। अब सेंटर में सरकार बननी है, डायरेक्ट पब्लिक ने बना दी। स्टेट में सरकार बननी है, डायरेक्ट पब्लिक ने बना दी। अब स्टेट हैं, वो अपनी बात सेंटर को कैसे बोलें? स्टेट हैं, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव सेंटर में तो होना चाहिए। पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ हैं, प्रतिनिधि कहाँ पर हैं? लोकसभा में। पब्लिक ने जिनको चुनकर भेजा है वो पब्लिक की आवाज उठा सकते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ लोकल का कोई एमपी है, वो पार्लियामेंट में जाकर बोल सकता है कि मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी में, मेरे सांसद क्षेत्र में ये प्रॉब्लम चल रही है, डायरेक्ट बोल सकते हैं। अब अगर स्टेट को कोई प्रॉब्लम हो तो स्टेट कहां कैसे बोले सेंट्रल गवर्नमेंट को? तो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, इसलिए राज्यसभा है। समझ में आ गया? पब्लिक अपनी प्रॉब्लम डायरेक्ट बता सकती है, इसलिए लोकसभा है। लेकिन स्टेट अपनी प्रॉब्लम सेंटर को कैसे बताएं, पार्लियामेंट में कैसे अपनी आवाज उठाएं, कैसे रेज करें, तो उसके लिए क्या है, राज्यसभा है। समझ में आ गया राज्यसभा का मीनिंग? एक तो डिले करने के लिए सीनियर लोग हैं, और दूसरा स्टेट अपनी बात रख सकें उसके लिए स्टेट राज्यसभा है। नेक्स्ट, फ्रांस। फ्रांस से पहला क्या है? रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गणतंत्र, गणतंत्रीय व्यवस्था, गणतंत्रीय व्यवस्था। नेक्स्ट, आइडियल्स या आइडियाज ऑफ, आइडियल्स ही लिख लीजिए, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। हिंदी में लिखिए, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता के आदर्श। अब हमें ब्रैकेट में मेंशन करना है, ब्रैकेट में मेंशन करना है, these ideas या these ideals are derived from the French Revolution of 1789। ये आदर्श, ये आदर्श 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न हुए हैं। फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न हुए हैं। इसी में लिख लीजिए, 14th जुलाई इज द नेशनल डे ऑफ फ्रांच। 14 जुलाई फ्रांस का स्वतंत्र, सॉरी, राष्ट्रीय दिवस है। क्लियर है? हमें 14 जुलाई एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई। देन सोवियत संघ, सोवियत यूनियन, ब्रैकेट रसिया या रूस। फर्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ये किस में है, कौन से पार्ट में हमारे में? पार्ट 4A। तो ब्रैकेट में मेंशन कीजिए, पार्ट 4A, भाग 4A। ये तीनों एकदम ऐसे याद करने हैं जैसे सोते हुए भी याद रहे हैं। पार्ट 3,
अमेरिका पार्ट 4, आयरलैंड पार्ट 4A, रसिया। सेकंड पॉइंट, आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रियम्बल। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय के आदर्श, जैसे हमने ऊपर लिखा था लास्ट में, सेम इसी तरह से इसको लिखेंगे। These ideals are derived from the Russian Revolution of 1917। ये आदर्श ब्रैकेट में लिखना है, ये आदर्श 1917 की रूसी क्रांति से उत्पन्न हुए हैं। आगे हम पढ़ेंगे तो एक्चुअल में रसिया है, उसमें कंसेप्ट लिया गया था इक्वलिटी के लिए, कि सभी को इक्वल माना जाए, तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। थोड़ा सा हम यहाँ समझ लें कि आगे हमें समझने के लिए हेल्प करेगी। एक होता है कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। एक होता है कम्युनिस्ट, साम्यवादी। एक होता है सोशलिस्ट, समाजवादी। जब वर्ल्ड में फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ तो लेबर काम करती थी, तो लेबर को कोई राइट नहीं था, कोई भी राइट नहीं थे। धीरे धीरे जब लगा कि लेबर है जो यूनियन बनाने लगी, तो लेबर ने और फार्मर्स ने, किसानों ने प्लान किया कि हमें भी अपने राइट मिलने चाहिए, तो उन्होंने एजिटेशन यानी आंदोलन स्टार्ट करने लगे। तो धीरे धीरे ये कंसेप्ट निकल कर आया, एक थ्योरी आई कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। मतलब गवर्नमेंट है जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, पब्लिक की प्रॉपर्टी रहेगी, बस गवर्नमेंट उनसे टैक्स कलेक्ट करेगी और उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। जैसे पुलिस प्रोवाइड करा दी लॉ मेंटेन करने के लिए, रोड्स प्रोवाइड करा दिए आने जाने के लिए। बाकी ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने साबुन बनाने की फैक्ट्री खोल ली, कोई और काम कर लिया, है ना। तो मतलब प्रॉपर्टी पर्सनल रहेगी, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी और टैक्स के बदले में फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये था कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट डेवलप हुआ था अमेरिका और यूरोप में। सेकंड था कम्युनिस्ट, साम्यवादी। साम्य का मतलब है इक्वल, है ना, इक्विलिब्रियम। जैसा आपने साइंस में पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शन दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएं तो मतलब साम्य। उसका मतलब था, इस थ्योरी का मतलब था कि गवर्नमेंट, पब्लिक का कुछ ना रहे, पब्लिक का कुछ ना रहे, सब कुछ गवर्नमेंट का रहे, और गवर्नमेंट के बदले में, काम करने के बदले में उन्हें खाना पीना कपड़े वगैरह दें, तो मतलब सब इक्वल रहे। ये प्लान किया था। तो यहां पर क्या था कि सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होगी, सारी फैक्ट्री गवर्नमेंट की होंगी, बस पब्लिक काम करेगी उन्हें मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी में अप एंड डाउन नहीं रहेगा कि कोई बहुत अमीर हो गया है, कोई बहुत गरीब हो गया है। यहां पर तो अमीर और गरीब हो सकता है। अब इंडिया ने थर्ड थ्योरी यूज की। जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाएगा, तो सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद में हम देखते हैं कि वर्ल्ड है जो टू पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक तरफ रसिया रहेगा और एक तरफ रहेगा अमेरिका। तो रसिया कम्युनिस्ट थ्योरी लेकर आएगा, तो कम्युनिस्ट में चाइना भी उसी के फेवर में हो जाएगा। इधर अमेरिका लेकर आएगा तो यूरोप उसके साथ हो जाएगा। अब जब इंडिया को आज़ादी मिली, इंडिया फ्री हुआ, तो इंडिया ने देखा कि अगर हम इसके फेवर करें
तो ये नाराज हो जाएगा, इसको फेवर करें तो ये नाराज हो जाएगा। इंडिया अभी इतना डेवलप कंट्री नहीं है कि वो दोनों में से किसी का भी अपोजिशन विरोध झेल सके। तो इंडिया ने सोशलिस्ट थ्योरी अपनाई, मतलब कुछ कुछ इस जैसा, कुछ कुछ इस जैसा। तो मतलब प्राइवेट सरकार ने क्या किया, पहले कुछ फैक्ट्रियां लगाई, और फैक्ट्रियों में साबुन बनता था। तो आपने देखा होगा राशन कार्ड से चीनी मिलती थी, तो पहले कपड़े भी मिलते थे, साबुन भी मिलते थे। तो मतलब जो लोग गरीब हैं और वो मार्केट से महंगा नहीं खरीद सकते, तो गवर्नमेंट उन्हें सस्ते में सामान प्रोवाइड करा देगी। तो मतलब कुछ कुछ क्या था, गवर्नमेंट की फैक्ट्री थी, और बाकी फैक्ट्री क्या थी, पब्लिक की फैक्ट्री थी। धीरे धीरे इंडिया का कंसेप्ट बदलने लगा, और गवर्नमेंट अपनी फैक्ट्रियां खत्म करने लगी, और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने लगी। तो बाद में हम पढ़ेंगे 1991 में इंडिया ने एलपीजी की पॉलिसी यूज की। एलपीजी का मतलब वो गैस नहीं है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब भूमंडलीकरण, मतलब पूरी अर्थ एक हो जाए। अभी डोनाल्ड ट्रंप है, वो टैक्स लगा रहे हैं बार बार। तो अब ये डिमांड हो रही है कि शायद ग्लोबलाइजेशन का एरा फिनिश हो गया है। तो इस थ्योरी के बाद में इंडिया किधर स्विच हो गया था, इस तरफ स्विच हो गया। तो समझ में आ गया, दो थ्योरी हैं जो किस तरह की। तो ये जो 1917 का जो रेवोल्यूशन है यहां पर, वो कम्युनिस्ट है। समझ में आया, ताकि यहां पर कम्युनिस्ट सिस्टम डेवलप हो। बाद में रसिया का कम्युनिस्ट सिस्टम है वो फेल हो गया। फेल होने का रीजन क्या था, कि किसानों को खेत दे दिए, बैल दे दिए, अनाज दे दिए, बीज दे दिया, कि खेती करो, सारा सरकार का रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, आपको खाने के लिए देंगे। अब जब किसान को ये पता चल गया कि पेट न भरने के लिए जगह मिलनी है, तो वो ज्यादा मेहनत क्यों करेगा। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन गिरने लग गया। जब मुझे ये पता चल जाए कि मुझे शाम को एक टाइम का खाना मिलेगा, और साबुन बनाने की फैक्ट्री में मैं सरकारी में लगा हुआ हूँ, तो मैं कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर जिसे बोलते हैं, वो ज्यादा डालूं कम डालूं क्या फर्क पड़ता है। तो मैं ज्यादा डाल दिया तो किसी के कपड़े फटेंगे, फट जाएंगे, मुझे तो शाम को खाने को रोटी मिलती है। तो इससे क्या है, क्वालिटी और प्रोडक्शन क्वांटिटी दोनों गिरने लगी। तो ये फेलियर हो गया, और धीरे धीरे वर्ल्ड है जो स्विच होने लगा कैपिटलिज्म की तरफ। ठीक है, आप पेज के ऊपर कहीं लिख सकते हैं, या यहीं लिख लीजिएगा, बॉक्स बनाकर लिख लीजिएगा, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट यूएसए, कम्युनिस्ट रसिया, और सोशलिस्ट इंडिया। ये एग्जाम्पल हैं, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट। कम्युनिस्ट साम्यवादी, और दोनों का मिला जुला रूप सोशलिस्ट समाजवादी। इनके एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका यूएसए, कम्युनिस्ट रसिया यानी रूस, और सोशलिस्ट यानी इंडिया एग्जाम्पल है इसका। देन नेक्स्ट, ये जो इंफॉर्मेशन है उसे बॉक्स में बंद कर दीजिए। और नेक्स्ट, जर्मनी, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान ये कहां से लिए हैं हमने, जर्मनी से। जापान, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि ऑब्लिक कानून, विधि या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये कहां से लिए हमने, जापान से लिए।